नमस्कार। तो दोस्तों, मैं योगेंद्र राम सभी का सक्सेस स्टडी सर्किल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपन जो लास्ट क्लास थी अपन की, उसमें अपन ने विदेशी स्रोत है उनके बारे में बात की थी। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रस्तावना। यानी कि आज हम बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे आज हम? प्रस्तावना के बारे में। ठीक है। तो आपको भी पता होगा कि भाई प्रस्तावना कहते किसको है, कि प्रस्तावना चीज क्या है। तो जब आपने 9th या 10th क्लास में हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा होगा, और हिंदी में अपन क्या पढ़ते थे कि हमारे निबंध भी होता था, और उस निबंध में आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट जो हम लिखते थे वो क्या लिखते थे? क्या लिखते थे? तो प्रस्तावना ही लिखते थे, है ना। और उस प्रस्तावना में हम क्या लिखते थे? क्या लिखते थे प्रस्तावना में? तो प्रस्तावना में हम यही चीज लिखते हैं कि हम जो आगे बात करेंगे वो किन किन चीजों की बात करेंगे, यानी किन उद्देश्यों पर अपन आगे डिस्कस करेंगे, उन सब चीजों को अपन लिखते थे किसमें? प्रस्तावना में। यही लिखते थे। तो ध्यान देना, यहाँ भी वही प्रस्तावना है, लेकिन ये किसकी प्रस्तावना है? ये संविधान की प्रस्तावना है। यानी कि संविधान में जो हमने, यानी कि संविधान जो हम निर्माण कर रहे हैं उसमें हम क्या क्या चीज ऐड करेंगे, यानी हम उसमें क्या क्या लिखेंगे, उनका प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है ना। कि हम इस प्रकार से हम आगे काम करेंगे हमारे संविधान के ऊपर, यानी कि इस प्रकार से हम संविधान को बनाएंगे और इन इन चीजों को अपने संविधान में अपन लेंगे। उन सब का उल्लेख किया है प्रस्तावना में, है ना। तो ध्यान देना कि जो प्रस्तावना है वो हमने कहाँ से ली है, यानी कि जो प्रस्तावना है वो हमने ली है अमेरिका से। कहाँ से ली है हमने? अमेरिका से। ठीक है। और ध्यान देना, जब मैंने कल आपको विदेशी स्रोत पढ़ाए थे उनमें अमेरिका का उल्लेख नहीं किया था, वो सॉरी, अमेरिका में प्रस्तावना का उल्लेख नहीं किया था। नहीं किया था ना? क्यों नहीं किया था? आपने ध्यान दिया कि ना अमेरिका में प्रस्तावना के लिए कोई ट्रिक नहीं बन रही थी, इसलिए मैंने आपको वहां पे नहीं लिया। और फिर मैंने सोचा कि नेक्स्ट क्लास में तो पढ़ाना ही है प्रस्तावना, तब मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बता दूंगा। ठीक है। तो ध्यान देना कि अगर बात करें अपन प्रस्तावना की कहाँ से लिए हमने, तो ये लिए कहाँ से? अमेरिका से। ठीक है। और बात करें कि जो प्रस्तावना की भाषा है, यानी कि लैंग्वेज है, वो कहाँ से लिए हमने? तो जो प्रस्तावना की भाषा है, प्रस्तावना की भाषा है, वो हमने कहाँ से लिए? तो ये लिए हमने कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिए? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। तो ध्यान देना कि ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिए? प्रस्तावना। और संविधान है, पहले इससे पहले एक चीज सुनना कि आपको जब संविधान सभा अपन पढ़ रहे थे, संविधान सभा हो रही थी, उस टाइम पे संविधान सभा की जो तीसरी बैठक थी, कौन सी बैठक? तीसरी बैठक। उसमें अपन ने क्या बात की थी? क्या बात की थी? कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उसने क्या किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? एक उद्देशिका प्रस्तुत की थी कि नहीं की थी? और कब की थी ये तीसरी बैठक? कब हो रही थी? 13 दिसंबर 1946 को हो रही थी तीसरी बैठक। और इसमें क्या प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था कि नहीं किया था? और ये जो उद्देश्य प्रस्तुत किया था वही क्या थी? हमारी एक तरह से प्रस्तावना थी। ठीक है। तो ध्यान रखना, जो उद्देश्य प्रस्ताव था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, उसी को हमने क्या माना है? प्रस्तावना माने है। कि भाई हम जो हमारा संविधान है उसका मेन उद्देश्य क्या होगा, है ना, उस चीज को अपन ने माना है। और ध्यान देना, उद्देश्य को अपन क्या कहते हैं? प्रस्तावना। और इसको अपने कब पारित किया था? तो इसको पारित किया था हमने 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। 22 जनवरी 1947 को इसको अपन ने क्या किया था? पारित किया था। ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखना कि भाई जो प्रस्तावना थी इसको एक तरह से पारित कब किया गया था, फिर प्रस्तावना का मूल आधार क्या था। अगर ये पूछा जाए आपसे प्रश्न, तो क्या आंसर होगा आपका? मूल आधार क्या था? तीसरी बैठक में जो उद्देश्य प्रस्ताव थे जवाहरलाल नेहरू के, वही क्या थी? हमारी प्रस्तावना थी। ठीक है। और आपसे प्रश्न पूछे कि भाषा कहाँ से ली हमने, तो भाषा ली हमने ऑस्ट्रेलिया से, और जो प्रस्तावना है वो ली हमने अमेरिका से। ठीक है। और हम संविधान को क्या भी कहते हैं, तो ध्यान देना, प्रस्तावना को, संविधान नहीं, प्रस्तावना को अपन क्या कहते हैं? प्रस्तावना को हम संविधान
को समझने का यंत्र और अपन बात करें संविधान की आत्मा, क्या संविधान की आत्मा कहते ही नहीं कहते संविधान की आत्मा, लेकिन ध्यान रखना कि जो भीमराव अंबेडकर जी थे उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा नहीं माना था। तो किसको माना था फिर उन्होंने? तो उन्होंने जो हमारा अनुच्छेद 32 था, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको संविधान की आत्मा माना था। किसको माना था संविधान की आत्मा? तो वो माना था जो अनुच्छेद 32 है उसको। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखना। और एक और हुए थे, उनका नाम था ग्रेनविल ऑस्टिन। इन्होंने भी, एक नाम और है, इसको भी ध्यान रखना कि ग्रेनविल ऑस्टिन थे। उन्होंने भी जो भारत का भाग 4 है उसको संविधान की आत्मा माना था, है ना। इन्होंने किसको माना था? इन्होंने भाग 4 को माना था, भाग 4 को। और भाग 4 में क्या था? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। और जो बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने किसको माना था? बी आर अम्बेडकर ने, उन्होंने अनुच्छेद 32 को। ठीक है, इनको बताने का उद्देश्य मेरा ये है कि क्योंकि यहाँ से आपसे जब प्रस्तावना को पढ़ते हो तो इन चीजों का भी थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है सीधा यहाँ से कि जो बी आर अम्बेडकर जी थे उन्होंने भारत की आत्मा किसको कहा? ऑप्शन में मिलेगा भाग 1 को, अनुच्छेद 32 को, प्रस्तावना को, या फिर नीति निर्देशक तत्वों को। तो क्या आंसर होगा आपका? अनुच्छेद 32 को कहा था उन्होंने। ठीक है, और ग्रेनविल ऑस्टिन था, उन्होंने किसको कहा था? तो उन्होंने भाग 4 को कहा था। और भाग 4 में हम किसकी बात करते हैं? तो वो बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों की। ठीक है, तो इन चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और बात करें कि भाई संविधान को और किन किन नामों से अपन जानते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि नीलपत्र इसको कह सकते हैं, नीलपत्र, प्रतिबिंब, इन नामों से भी अपन, प्रतिबिंब, ठीक है, इन नामों से भी अपन संविधान की प्रस्तावना को मानते हैं। ठीक है, अब ये सब बातें हो गई कि भाई संविधान की आत्मा अपन कहते हैं इसको। तो कुछ ये भी बात आती है कि जब हमने भाग पढ़े थे उनमें कहीं पर भी प्रस्तावना का उल्लेख नहीं किया था। किया था कि नहीं किया था? यानी कि प्रस्तावना की बात करें तो संविधान में कहीं पर भी प्रस्तावना का उल्लेख नहीं किया गया, नहीं किया गया। तो ध्यान देना, इस पर विवाद उठ गया, और विवाद उठा तो जो सर्वप्रथम जो हमारे न्यायालय उसने एक प्रपत्र जारी किया, या फिर कह सकते हैं एक विवाद हुआ, उसमें उसने एक निर्णय जारी किया। और वो निर्णय आया कब? 1960 में। जो न्यायालय ने प्रथम निर्णय दिया प्रस्तावना के बारे में वो दिया था 1960 में, और ये था बेरुवाड़ी यूनियन बार। कौन सा? बेरुवाड़ी यूनियन बार। ध्यान रखना, ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि भाई सर्वप्रथम किस विवाद में प्रस्तावना का उल्लेख किया गया था? तो ये किया गया था बेरुवाड़ी यूनिवाद 1960 में। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो भारत के संविधान का भाग, या कह सकते हैं अपन अंग नहीं है। क्या कहा? नहीं है। 1960 में जो बेरुवाड़ी विवाद आया उसमें क्या कहा गया उच्च न्यायालय द्वारा कि जो भाई हमारा संविधान है वो हमारा जो मतलब प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का भाग या फिर कह सकते हैं अपन अंग नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक और निर्णय आता है और वो आता है 1973 में। कब आता है? 1973 में। और ये विवाद होता है किसके बीच? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। ठीक है, केरल राज्यवाद के मध्य ये विवाद आया और इसमें निर्णय दिया गया कि जो भी प्रस्तावना है वो भारत के संविधान का
भाग या फिर अंग है। ठीक है, कब कहा गया ये कहा गया 1973 का जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद था इसके अंदर। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना कि भाई केरल राज्यवाद और जो केशवानंद भारती बनाम था इसमें संविधान का जो प्रस्तावना को क्या माना कि ये भाग और अंग है किसका, भारत के संविधान का। ठीक है, तो ध्यान रखना कि किसमें तो जो न्यायालय उसने संविधान का भाग या अंग नहीं माना प्रस्तावना को, तो ये था 1960 का वेरुवाड़ी यूनिवाद, और किसमें माना, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में। ठीक है, और इसमें एक चीज और लिखी गई क्या कि जो संसद है वो संसद है इसमें परिवर्तन या कह सकते हैं कि संशोधन भी कर सकती है। क्या कर सकती है, संशोधन भी कर सकती है। लेकिन ध्यान देना, लेकिन क्या किया गया कि कहा गया कि संशोधन तो कर सकती है लेकिन इसका जो मूल ढांचा है, यानी कि जो मूल ढांचा बना हुआ है उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करेगी, चाहे में परिवर्तन नहीं होगा। यानी क्या कहा गया कि भाई इसमें संशोधन तो कर सकती है संसद, लेकिन इसके मूल ढांचे में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। ये कहा 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में। ठीक है, तो जो हमारी संसद थी उसने भी देरी नहीं की, और 1976 में, कब, 1976 में पहला संविधान 1976 का यानी 42वां जो संविधान संशोधन था उसमें 3 चीजें जोड़ी थी। कौन कौन सी, तो ध्यान देना कौन कौन सी चीजें जोड़ी थी। वो जोड़ी थी समाजवादी पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। क्या जोड़ी, अखंडता। ठीक है, ध्यान रखना कि ये तीनों शब्द कब जोड़े गए, तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, है ना। तो ध्यान देना कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 का था उसमें पहली बार समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता को जोड़ते हुए क्या किया गया, जो प्रस्तावना थी उसमें जोड़ा गया और कहा गया कि हम भारत का निर्माण करेंगे जो समाजवादी, पंथ निरपेक्षता व अखंडता का उद्देश्य रखेगा। ठीक है, तो इसका उद्देश्य रखते हुए इन तीनों का भारत के संविधान का हम निर्माण करेंगे। ठीक है, ये कहा गया 1976 में। ठीक है, फिर एक और निर्णय आता है न्यायालय का, वो आता है 1994 में। कब आता है, 1994। और ये कौन सा विवाद था, तो ये था एसआर बम्बैया। कौन सा, एसआर बम्बैया यूनियनवाद। ठीक है, तो ध्यान देना एसआर बम्बैया भारत संघ कर लेना इसको, एसआर बम्बैया एवं वर्सेज या फिर बनाम जो भी भारत संघ बाद। ठीक है, तो ध्यान देना जो एसआर बम्बैया बनाम भारत संघ बाद था, इसमें जो हमारी न्यायालय थी उसने एक और आदेश जारी किया या फिर कहते हैं एक और निर्देश दिया, और क्या कहा उसमें प्रस्तावना को संविधान का या फिर कह सकते हैं भारत का अभिन्न अंग बताया। क्या बताया, अभिन्न अंग। अभिन्न का समझ लीजिए यानी कभी भी चेंज नहीं होगा, अलग नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान देना इन तीनों चीजों से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं कि भाई भारत का संविधान का जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, ये किस टाइम कहा गया, तो कब कहा गया, 1973 में। यानी कब माना, 1973 में। ठीक है, और एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, वो ये बनेगा कि भाई जो भारत का संविधान था या फिर कह सकते हैं अपन कि भारत के जो संविधान में समाजवाद का उल्लेख कब किया गया, तो ये किया गया 1976 में, 42वां संविधान संशोधन। और अगर आपसे थोड़ा सा घुमा के यही प्रश्न पूछा जाएगा तो किस प्रकार से पूछा जाएगा कि हमने समाजवादी भारत के स्थापना करने का उद्देश्य कब रखा। सर्वप्रथम हमने भारत में समाजवादी भारत की स्थापना करने का उद्देश्य कब रखा, तो कब रखा, 1976 में। ठीक है, थोड़ा घुमा के पूछेगा तो इस प्रकार ही पूछेगा
कि भाई जैसे सर्वप्रथम हमने पंथ निरपेक्ष भारत का निर्माण करने का उद्देश्य कब रखा, तो कब रखा 1976 में। इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। एक प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि भाई भारत का जो प्रस्तावना है उसको भारत का अभिन्न कब कहा गया, तो ये कब कहा गया 1994 के SR बम्बैया जो बाद हुआ था उसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी प्रस्तावना से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, इनका अपन ने डिस्कस किया और अब अपन चलते हैं कहाँ पर कि भाई जो हमारी प्रस्तावना है उसमें कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछा जाता है, तो इन चीजों को भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो अपना बात करेंगे प्रस्तावना में उल्लेखित व्यवस्थाएं ठीक है, एवं शब्द यानी कि प्रस्तावना थी हमारी, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट व्यवस्थाएं की गई थी और कुछ शब्द भी थे, है ना। तो ध्यान देना कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो हमारी प्रस्तावना है उसमें भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है, तो कितनी बार किया गया है, तो ये किया गया है 2 बार। कितनी बार किया गया है, 2 बार। ठीक है, अब आगे से आपको प्रश्न पूछा जाएगा भाई लोग कितनी बार किया गया है, तो लोग शब्द का प्रयोग किया है हमने कितनी बार, 1 बार। कितनी बार किया है, 1 बार। फिर अपन से पूछेगा कि भाई व्यक्ति शब्द का प्रयोग कितनी बार किया है, तो व्यक्ति शब्द का प्रयोग 1 बार किया गया है। ठीक है, अगर अपन से पूछे कि भाई व्यक्ति के अलावा नागरिक शब्द का प्रयोग कितनी बार किया है, तो नागरिक शब्द का भी प्रयोग कितनी बार किया है, 1 बार किया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई जो हमारी प्रस्तावना है उसमें भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया है, लोग शब्द का प्रयोग कितनी बार किया है, और जो व्यक्ति शब्द है वो कितनी बार किया है, नागरिक शब्द का प्रयोग कितनी बार किया है। तो इन चीजों को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अपन कुछ बात कर लेते हैं किसके बारे में कि भाई जो व्यवस्था है तो वो किस प्रकार की थी व्यवस्थाएं। तो ध्यान रखना कि भाई आपसे प्रश्न पूछे कि हमारा जो संविधान था, संविधान जो प्रस्तावना थी उसमें कितनी समानताओं के बारे में बात की गई थी, तो ध्यान रखना क्षमता व समानता है, एक ही बात है समानता। 2 प्रकार की समानताओं के बारे में बात की गई थी, कौन कौन सी, तो ध्यान देना। एक तो कौन सी समानताओं की अपन बात करें तो एक तो प्रतिष्ठा की समानता, 2 थी ये, कौन कौन सी, पहली प्रतिष्ठा और दूसरी अवसर की समानता। ठीक है, अवसर की समानता। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए सीधा सा एग्जाम में कि भाई जो हमारी प्रस्तावना थी उसमें कितनी प्रकार की समानताओं का उल्लेख किया गया था, तो उसमें किया गया था 2 प्रकार की समानताओं का उल्लेख, कौन कौन सी, तो प्रतिष्ठा और एक अवसर की समानता का उल्लेख। और ध्यान रखना अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा डीपली प्रश्न पूछूं तो किस प्रकार से पूछा जाएगा कि भाई जो हमारा संविधान है उसमें कितनी समानताओं का उल्लेख किया गया है, तो वहां पर जो हमारा संविधान है उसके अंदर सिर्फ अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। क्योंकि यहाँ से ध्यान देना सिर्फ अवसर की, प्रतिष्ठा की नहीं किया गया है हमारा जो संविधान है उसमें। ठीक है, और ये भी कहा की गई है जो अनुच्छेद हमारा 16 है उसमें। ठीक है, अनुच्छेद 16 में हमने अवसर की समानता का उल्लेख किया है, और जो हमारी प्रस्तावना है उसमें 2 प्रकार की समानताओं का उल्लेख किया है, कौन कौन सी, एक तो प्रतिष्ठा और दूसरी अवसर की समानता। ठीक है, और अपन बात करें कि भाई कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, तो ध्यान देना स्वतंत्रताओं का उल्लेख जो किया गया है वो 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। अब ध्यान देना कौन कौन सी, पहली विचार की स्वतंत्रता, दूसरी अभिव्यक्ति तीसरी ध्यान देना धर्म, ठीक है, चौथी ध्यान देना विचार, पांचवी ध्यान देना विश्वास। ठीक है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है हमारी प्रस्तावना में। और अपन बात करें कि कितने प्रकार के न्यायों का भी उल्लेख किया गया है, तो न्याय कितने, 3, कौन कौन से, पहला ध्यान देना आर्थिक,
दूसरा न्याय, आर्थिक सामाजिक, और तीसरा ध्यान देना आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, और एक राजनीतिक। कौन सा? राजनीतिक, यहीं लिख देते हैं, एक राजनीतिक। ठीक है, ये 3 प्रकार के न्यायों का भी उल्लेख किया गया है हमारी प्रस्तावना में। अब तीनों चीजों से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं कि भाई जो समानता है वो कितने प्रकार की समानताओं का उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में। हमसे पूछ सकता है कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, और थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के बनाएगा तो आपको दे देगा कि ऑप्शन दे देगा 4 कि निम्न में से प्रस्तावना में था, निम्न में से प्रस्तावना में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं थी। तो 3 तो यहाँ से दे देगा, विचार की, अभिव्यक्ति की, धर्म की, एक दे दी लिंग की, है क्या नहीं? दे सकता है वो। तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको कौन कौन सी स्वतंत्रताएं थी जो हमारी प्रस्तावना में थी। ठीक है, ऐसे ही न्याय से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमको जो हमारी प्रस्तावना थी उसमें कितने प्रकार के न्याय हमें दिए गए थे। तो कितने दिए गए थे? तो वो दिए गए थे 3 प्रकार के। ठीक है, न्याय दिए गए थे हमने, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि भाई हमारे संविधान से, प्रस्तावना से किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपका वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो व्यवस्थाओं की और कुछ शब्दों की बात हो गई, और जो अपन अब बात करेंगे वो बात करेंगे प्रमुख जो चीजें हैं उनका अर्थ हमें पता होना चाहिए उनका। तो ध्यान रखना कि जो हमारी संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें क्या था, क्या लिखा हुआ था। तो स्टार्टिंग कैसे होती है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को, हम भारत के लोग भारत को एक, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए डॉट 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 आगे, और क्या? अंगीकृत 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 आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है, तो जो आपने हमारी जो प्रस्तावना देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि क्या लिखा हुआ है कि यहाँ से इस प्रकार से स्टार्ट होता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए डॉट 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 आगे क्या करेंगे? अंगीकृत और आत्मसमर्पित करते हैं। ये लिखा गया है हमारे प्रस्तावना में। तो ध्यान देना, ये चीज मैंने आपको क्यों लिखी है, लिखने का कारण क्या है, क्योंकि आपसे सीधा पूछेगा कि भाई हम जो भारत के लोग हैं ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, यानी कि जो हम भारत का लोग हैं इसका अर्थ क्या है, ऑप्शन दे देगा आपको। इसी प्रकार लिखेगा कि भाई संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, आपसे पूछेगा समाजवादी का अर्थ क्या है, पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या है, लोकतंत्र का अर्थ क्या है, गणराज्य का अर्थ क्या है, और ये अंगीकृत और आत्मसमर्पित का मतलब क्या है। तो इन चीजों को बताने का उद्देश्य मेरा लिखने का यही है कि आपको इनके अर्थ पता होना चाहिए, है क्या नहीं? तो ध्यान रखना कि जो हम भारत के लोग हैं इसका क्या अर्थ है। सबसे पहले इसी की बात करते हैं कि जो हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, तो इसका अपन अर्थ समझे सीधे अर्थों में। तो ध्यान देना कि जो हम भारत के लोग, इसका मतलब जो भारत की जनता है उससे है। किस प्रकार से? कि जो भारत की जनता है उसमें संविधान की सर्वोच्चतम शक्ति निहित है, यानी कि
सर्वोच्चतम जनता में सर्वोच्चतम शक्ति निहित है। किसमें निहित होगी? जो शक्ति है यानी कि भारत की जो सबसे बड़ी शक्ति है संविधान की, वो किस में निहित है? वो जनता में निहित है। ठीक है, अब मैं आपसे यही प्रश्न ऐसे पूछूं कि भारत में सर्वोच्च कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा? जनता। वो बिल्कुल गलत है। अगर सर्वोच्च की पूछे ना तो सर्वोच्च में आंसर जाएगा हमारा संविधान सबसे सर्वोच्च है, क्योंकि किसने बनाया उसको? जनता ने बनाया है। जनता ने कहाँ बनाया? उसको तो बनाया हमारी संविधान सभा ने, लेकिन उनको चुना किसने था? संविधान सभा के सदस्यों को जनता ने। तो ध्यान देना कि सर्वोत्तम शक्ति तो जनता के हाथ में है, लेकिन इससे भी ऊपर कौन है? हमारा संविधान है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर सर्वोत्तम शक्ति पूछे तो जनता आ जाएगी, लेकिन वहीं आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में सर्वोच्च कौन है, तो सर्वोच्च कौन है? वो है हमारा संविधान। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना कि जो सर्वोच्च शक्ति है वो किसमें निहित होगी? वो जनता में निहित होगी। इसका अर्थ ये है हम भारत के लोग। ठीक है, और अपन बात करें आगे कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो इसका भी अर्थ ध्यान से समझना कि भाई जो भारत है वो क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है क्या नहीं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वो कैसे? कि भारत जो बाहरी और आंतरिक मामले हैं उनमें स्वतंत्र है क्या नहीं? है क्या नहीं? उसको अपने इच्छा अनुसार करने का स्वतंत्रता है, यानी वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है बाहरी मामलों में या फिर जो अंदरूनी मामले हैं उनमें। तो इसका अर्थ भी यही होता है कि भारत बाहरी एवं आंतरिक मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वह किसी के भी नियंत्रण में कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से समझना कि क्या कि जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यही होता है कि जो भारत हमारा देश है वो बाहरी एवं आंतरिक मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उस पर किसी प्रकार की किसी भी का मतलब किसी भी देश का अपन किसी भी गुट का कह सकते हैं, किसी प्रकार कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, वो अपनी इच्छा अनुसार रह सकता है। ठीक है, आगे बात करें कि समाजवादी, कि भाई समाजवादी का अर्थ क्या है, तो इसको भी अच्छे से समझ लेना कि जो समाजवादी है इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या है कि भाई जो हमारा जो उत्पादन की जो हमारी उत्पादन संबंधी कोई भी चीजें हैं उन पर किसका स्वामित्व होगा? तो वो राज्य का और जनता का स्वामित्व होगा। उत्पादन की वस्तुओं पर जनता व्यय किसका? राज्य का। राज्य किसके लिए कहा गया है? भारत के लिए राज्य का स्वामित्व होगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना कि यहाँ पर समाजवादी का क्या अर्थ है। और अगर अपन आगे चले थोड़ा सा और बात करें पंथ निरपेक्ष की, किसकी? पंथ निरपेक्ष की। ध्यान देना पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। पंथ निरपेक्षता यानी कि भारत का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा, यानी कि भारत सभी धर्मों को समानता से रखेगा, यानी कि सभी धर्मों को बराबर तवज्जो देगा। वो किसी एक धर्म का क्या नहीं करेगा, यानी एक धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करेगा, उसके लिए सारे धर्म क्या होंगे? समान होंगे। यानी कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्म समान होंगे। ठीक है, इसलिए हम भारत को क्या कहते हैं? एक पंथ निरपेक्ष राज्य है ना। भारत कैसा राज्य है? एक पंथ निरपेक्ष राज्य। ठीक है, और अपन
अब आगे चले बात करें लोकतंत्र की, तो आप समझते होंगे लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। जो आपने अब्राहम लिंकन की परिभाषा सुनी होगी, काफ़ी पॉपुलर भी है कि भाई जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया शासन है क्या नहीं, यानी कि एक तरह से क्या उसमें जनता शामिल होगी, है ना। तो ध्यान देना कि लोकतंत्र किसको कहते हैं, जिसमें जनता भागीदार होती है, ठीक है। और गणराज्य समझना कि गणराज्य क्या है, क्या है गणराज्य, यानी कि भारत गणराज्य राज्य है क्या नहीं। कैसे कि जो हमारा राष्ट्रपति है वो क्या होता है, निर्वाचित होता है, यानी कि कह सकते हैं अपन कि जैसे ब्रिटेन वगैरह में होता है, वहाँ का जो राजा होता है एक तरह से वहाँ पर, यानी कि पद की क्या होती है, अपन बात करें गणराज्य की, तो जो भारत का जैसे राष्ट्रपति है वो क्या होगा, निर्वाचित होगा, यानी कि कोई भी वंश पर उसका अधिकार नहीं होगा। यानी कि इस प्रकार की वंश की बात करें कि भाई एक वंश हो फिर उसकी औलाद राजा बन जाएगी, फिर उसकी औलाद राजा बन जाएगी, ऐसा थोड़ी है भारत में, है ना। तो इसलिए भारत कैसा राज्य है, गणराज्य राज्य। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो गण होता है, यानी कि बात करें अपन कि जो राजा होता है वो निर्वाचित होता है, किसी एक वंश का नहीं होता। लेकिन बात करें ब्रिटेन की इसके विपक्ष में, तो वहाँ पर है क्या गणराज्य, नहीं है। वहाँ का क्या है, वहाँ राजतंत्र है। क्या है, वहाँ पर राजतंत्र है। और राजतंत्र किसको कहते हैं, राजतंत्र किसको कहते हैं, जहाँ पर क्या होता है, राजा क्या होता है, फिक्स होता है, यानी कि पहले वो, उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमारे संविधान की महत्वपूर्ण बातें थी। और बात करें लास्ट में कि क्या अंगीकृत और आत्मसमर्पित, तो हमने कब किया था, भारत की जो प्रस्तावना थी, या फिर कह सकते हैं संविधान को अंगीकृत आत्मसमर्पित, तो ये किया था हमने 26 दिसंबर 1949 को, ठीक है। 26 नवंबर है ये, है ना, ठीक है, डेट थोड़ी देख लेना। 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया था, संविधान को हमने क्या किया था, अंगीकृत और वो किया था, है ना। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखना कि हमने जो 26 नवंबर था उसको क्या किया था, उसको हमने भारत को आत्मसमर्पित कर दिया था, यानी कह सकते हैं अपन संविधान को हमने मान लिया था, ठीक है, 26 नवंबर को, है ना। तो ये चीज़ आपके प्रस्तावना की थी जो महत्वपूर्ण थी, उनका अपन ने डिस्कस कर लिया। और जो अगली नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन बात करेंगे मूल अधिकारों की, किन की बात करेंगे, मूल अधिकारों की, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो वो आपको तुरंत मिले इसके लिए बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।